गोपाल अपनी माँ शांता, पत्नी दीपा और बेटी रिंकी के साथ एक गांव में रहता था। पहले तो गोपाल के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, पर माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है और अब गोपाल के पास खेती के लिए जमीन भी कम हो जाती है। उसका परिवार पहले से ही गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। घर की जरूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए गोपाल ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। गोपाल के पास कुछ खेती की जमीन तो बची है, उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा चल सके। खेत में होने वाले आधे अनाज को वो अपने और अपने परिवार के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्जा और घर के बाकी खर्चे चलाता था। पर अब तो खेती आधा रह गया था, तो उससे होने वाला अनाज भी आधा हो गया। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक दिन जमींदार गोपाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, गोपाल, कर्ज की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरी हालत के बारे में। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसों से मतलब है। कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो नहीं है मेरे पास, पर जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते मेरे पास, तो आपको कहाँ से दूं मैं पैसे? ऐसा कहकर गोपाल रोने लगता है। तब जमींदार गुस्से में कहता है, देख गोपाल, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। अगर 2 महीने में तूने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं तेरा घर और खेत तुझसे छीन लूंगा। पर मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। ऐसा कहकर गोपाल जमींदार के पैरों में गिर जाता है। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं इस बार बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, फसलें भी खराब हो रही हैं। कौन खरीदेगा खराब फसलों को? अरे भाई, बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कराई है क्या बारिश? चल अब निकल यहाँ से। अब 2 महीने बाद आऊंगा तेरे घर में। तब तक पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना देख लेना। ऐसा कहकर जमींदार गोपाल को धक्का देता है और गोपाल वहाँ से बिना कुछ बोले रोता हुआ निकल जाता है। अपने पिता को आता देख रिंकी चिल्लाते हुए गोपाल के पास जाती है और कहती है, पापा आप आ गए। वो तुरंत आंसू पोंछ लेता है और कहता है, अरे रिंकी बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम अपनी सहेली के घर खेलने नहीं गई क्या? बस बाबा जा रही हूँ, आपको देखा तो रुक गई थी। बाबा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर गोपाल डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ रिंकी, बाबा तुम्हारे लिए इस बार सर्दी से बचने के लिए अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। वहाँ खड़ी दीपा गोपाल को देखकर सब समझ जाती है और वो रिंकी से कहती है, अरे रिंकी देखो, बाबा भी थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। कब से तुमको बुला रहे हैं बेटा। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, आती हूँ बाबा थोड़ी देर में। ऐसा कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। रिंकी के जाने के बाद दीपा अपने पति गोपाल से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों परेशान दिख रहे हो? जमींदार के पास से होकर आ रहा हूँ। उसने कहा है अगर 2 महीने में उसका पैसा नहीं दिया तो वो मेरा ये घर और मेरा खेत सब ले लेगा, और सर्दियाँ भी आने वाली हैं। हम कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर दीपा गोपाल के कंधों पर प्यार से थपथपाते हुए कहती है, आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है हमारे साथ? आप देखना, कोई न कोई तो हल निकल ही आएगा। गोपाल की माँ शांता अंदर पलंग पर लेटे लेटे गोपाल और दीपा की बात सुन लेती है। वो गोपाल को अपने पास बुलाती है, गोपाल, ओ गोपाल, जरा यहाँ तो आ। गोपाल अपनी माँ की आवाज सुनकर अंदर जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बात सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू जो मेरी दवाइयों पर इतना पैसा खर्च करता है ना बेटा, वो अब मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपनी जमीन और घर बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा तुम लोगों का?
गोपाल सर झुकाए चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। तब वो कहता, माँ तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे पास 2 महीने का समय है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल अब ज्यादा बात मत कर, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। और अब सो जा, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर गोपाल भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही थी, तो गोपाल की आधी फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के बाद सर्दियां भी शुरू होने लगी थी और गोपाल के 2 महीने भी लगभग खत्म होने वाले थे, और वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही ढंग से अपनी माँ का इलाज। शांता की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर गोपाल की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। उसने गांव के लोगों से कुछ पैसे मांगने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। गोपाल और उसके परिवार के पास सर्दी से बचने का कोई साधन भी नहीं था। पैसे न होने की वजह से वो अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी नहीं खरीद पा रहा था। अपनी माँ को फटे पुराने कंबल में ठंड से कांपते हुए देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, दीपा, अब कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? ऊपर से ये सर्दियां, कैसे बच पाएंगे हम ठंड से? माँ की हालत तो वैसे ही खराब हो रही है। दीपा चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी। उसको पता था कुछ नहीं हो सकता, वो अब अपना घर और जमीन खो देंगे। लाचार खड़ी दीपा कभी अपने पति को देखती तो कभी अपनी बेटी रिंकी को। गोपाल भी चुपचाप बैठकर यही सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा जब उसके पास घर और खेती नहीं बचेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गोपाल के घर जमींदार पहुंच जाता है। जमींदार को वहां देखकर गोपाल को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे गोपाल, हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं मालिक। तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ अब? गोपाल हाथ जोड़कर जमींदार के पास बैठ जाता है और कहता है, मालिक कुछ दिन का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ तो रहम करो हम पर। जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमको अब और समय नहीं मिलेगा। मैंने बोला था ना, अब तो मेरे सामने रोने का नाटक मत कर। ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को इशारा करके उसका सामान घर से बाहर फेंकने को कहता है, पर जमींदार के आदमी गोपाल के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। गोपाल की बेटी रिंकी ये सब देखकर डर जाती है और अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर गोपाल कहता है, मालिक थोड़ी दया करो मालिक, मुझ गरीब पर दया करो मालिक। मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा मैं इतनी ठंड में मालिक? मेरी माँ मर जाएगी मालिक ठंड से, मेरी माँ मर जाएगी मालिक, मेरी माँ ठंड से मर जाएगी, तरस करो हम पर मालिक। पर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। गोपाल और उसकी पत्नी रोते रोते अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसकी बेटी रिंकी दादी के पास बैठकर अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने माँ और बाबा को रोता हुआ देखती है। गोपाल अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे, जो थे वो भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। गोपाल की माँ की तबीयत खराब होने लगी और वो पूरी तरह ठंड से कांपने लगी। गोपाल अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और शांता ज्यादा दिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। गोपाल पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका। रिंकी भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ को गोपाल ने खो दिया था, पर वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। वो लोगों के खेतों में काम करने लगा और उसकी पत्नी दीपा भी लोगों के घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने लगी। गोपाल ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा बना लिया था। ठंड से बचने के लिए अब उसके पास एक छत थी और उसकी बेटी रिंकी की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर गोपाल को अभी भी इस बात का बहुत अफसोस था कि अपनी इस गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था। शंकर अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ गांव में रहता था। शंकर मजदूरी का काम करता था, पर उसकी आमदनी बहुत कम थी। सुनीता स्वेटर बुनने का काम करती थी और उस काम से वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। तुम चिंता मत करो, ठंड शुरू होने वाली है, थोड़े बहुत स्वेटर बुनने का काम मुझे मिल ही जाएगा। ये है कि कम से कम घर खर्चे के पैसे तो मैं जोड़ ही लूंगी। तुम बाकी जमींदार साहब का कर्जा चुकाओ, वो पहले बहुत जरूरी है। हाँ, उसी की तो चिंता है। ब्याज भी बढ़ता जा रहा है,
पर जितना काम करता हूँ सारा कर्जे में चला जाता है। शंकर जो भी कमाता था सारा कर्जा उतारने में चला जाता था, इसलिए सुनीता स्वेटर बुनने का काम कर लेती थी। सुनीता बहुत सुंदर स्वेटर बुनती थी, तरह तरह के डिजाइन वाले स्वेटर, टोपा, मोजे, कार्डिगन। सुनीता इन सब की अच्छे से बुनाई करना जानती थी, पर गांव में उसे इस काम के पैसे ज्यादा नहीं मिल पाते थे। गांव के लोग अपने हिसाब से ही सुनीता को स्वेटर बुनाई के पैसे देते थे। सुनीता, 150 रुपए तो तू ज्यादा बोल रही है, छोटा सा ही तो स्वेटर बनवाना है, 50 रुपए रख ले, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। पर काकी, ऊन बहुत महंगी हो गई है, आप तो ऊन के पैसे भी नहीं दे रही हो। ये ले 70 रुपए रख, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, नहीं तो रहने दे, रख ले अपने पास वापस स्वेटर। सुनीता पैसे लेकर घर आ जाती है। शंकर परेशान था, वो सुनीता से बोला, अब सुनीता सामान बांध ले, मोहन का फोन आया है, उसने शहर में बात कर ली है, फैक्ट्री में 10,000 रुपए महीना मिल जाएगा, बाकी देख लेंगे, यहाँ तो कभी काम मिलता है कभी नहीं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मेरा कुछ स्वेटर बुनने का काम रह गया है, एडवांस रुपए लिए हुए थे। तो कोई नहीं, वहीं बुनकर पूरा कर लियो, कोई ना कोई गांव आता ही रहता है तो भिजवा देंगे। और फिर शंकर अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शंकर, 2,500 रुपए में इससे अच्छा कमरा नहीं मिलेगा, बाकी थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। अब तू यहाँ साथ है तो मुझे क्या फिकर, बाकी सुनीता और बच्चे भी भाभी और बच्चों के साथ रहेंगे तो कोई चिंता की बात ही नहीं होगी। शंकर फैक्ट्री में काम पर लग जाता है, सुनीता भी स्वेटर के काम पर लग जाती है। एक दिन सुनीता अपने घर के बाहर बैठी स्वेटर बुन रही थी, तभी मोहन की पत्नी गायत्री आ जाती है। अरे सुनीता, ये क्या, तू स्वेटर बुनती है? हाँ, गांव में रहती थी तो थोड़े बहुत बुनकर 4 पैसे आ जाते थे, ये स्वेटर बुनने रह गए थे, कोई आएगा जाएगा तो गांव भेज दूंगी, एडवांस के पैसे लिए हुए हैं। तभी एक औरत वहां आती है। आप में से सुनीता कौन है जो स्वेटर बुनने का काम करती है? जी, मेरा नाम ही सुनीता है, मैं स्वेटर बुनने का काम करती हूँ। मेरी बहन रश्मि माधोपुर में रहती है, आप माधोपुर से आई हो ना? रश्मि मुझे बता रही थी कि आप शहर रहने आई हो और आप स्वेटर बनाती हो। मेरी ननद की बेटी हुई है तो मुझे उसके लिए स्वेटर बनवाने थे। छोटे बच्चों के लिए तो घर के बुने स्वेटर ही गर्म होते हैं, पर यहाँ शहर में कोई स्वेटर बुनने वाली मुझे दिखाई नहीं दी। फिर रश्मि ने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा, आप रश्मि दीदी की बहन हो? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, कई बार अपने बच्चों के लिए वो मेरे से गाँव में स्वेटर बनवा लेती थी। एक स्वेटर उनका अभी भी बना रही हूँ, बस तैयार हो जाए तो उन्हें गाँव भिजवा दूंगी। आपको किस तरह से बनवाने हैं मुझे बता दो, और बाकी ऊन आप देख लो, आप दोगे या मैं अपनी पसंद से ले लूं। ऊन वगैरह खरीदने का तो मुझे इतना पता नहीं है, अपने हिसाब से ही खरीद लेना, जो अच्छी कंपनी के मुलायम ऊन हो, क्योंकि छोटी बच्ची के बनाने हैं तो मुलायम ऊन के ही अच्छे रहेंगे, चुभने वाला ना हो। आप मेरे लिए 3 सेट बना दो, जो भी पैसे बनेंगे मैं दे दूंगी। वो औरत सुनीता को 3 स्वेटर बुनने का ऑर्डर देकर चली जाती है। तभी शंकर भी आ जाता है, उसके दोनों हाथों में सूजन थी और वो दर्द से कराह रहा था। अरे ये क्या, आपके हाथों में सूजन कैसे आ गई? भैया को तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, यहीं पास में ही डॉक्टर बैठते हैं, चल वहीं ले चलते हैं। गायत्री ठीक कह रही है, चलो भाभी, चल शंकर। शंकर को लेकर सुनीता मोहन और गायत्री के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मशीन पर काम करने के कारण इनके हाथों में सूजन आ गई है। इससे पहले उन्होंने कभी मशीन पर काम किया है? नहीं डॉक्टर साहब, गांव में तो मजदूरी और खेतीबाड़ी का काम करता था, यहाँ पहली बार आया हूँ, अभी 1 महीना ही हुआ है काम करते हुए। बस यही वजह है, अभी कम से कम 2 महीने मशीन पर काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो ये सूजन बढ़ने से शरीर को नुकसान हो सकता है। पर डॉक्टर साहब, मैं काम नहीं करूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर आराम नहीं किया तो शरीर भी तो खराब हो जाएगा, इसलिए कम से कम 2 महीने दवाई लो, उसके बाद मशीनों के काम की जगह कोई और काम ढूंढना। शंकर परिवार के साथ शहर आया था कि यहाँ कमाकर गांव में जमींदार का कर्जा चुका देगा, पर यहाँ आकर तो उसकी परेशानी बढ़ गई। कुछ दिन बाद सुनीता ने उस औरत के 3 सेट बुनकर दे दिए। ये स्वेटर तो आपने बहुत ही अच्छे बुनकर दिए, मेरी ननद को भी बहुत पसंद आए हैं। वो पूछ रही थी आप बड़े लोगों के भी स्वेटर बना सकते हो? जी मैं बना दूंगी, बाकी अगर कोई और भी पूछे तो आप बता देना, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। क्या हुआ, तुम थोड़ा परेशान दिखाई दे रही हो? गांव से शहर आए थे कि थोड़ा काम चल जाएगा, पर शहर आते ही पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने आराम के लिए बोला है और उसके बाद भी मशीनों का काम मना किया है।
वही सोच रही थी कि थोड़े बहुत स्वेटर बुनकर दे दूं तो खर्चा निकल आएगा। आजकल सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं, तो लोगों को बनवाने हो तो आप पता कर लेना। हाँ हाँ, मैं पड़ोस में भी कह दूंगी, तुम चिंता मत करो। औरत स्वेटर के पैसे देकर चली जाती है और अपने आस पड़ोस में सुनीता के बारे में बताती है। सुनीता को धीरे धीरे स्वेटर का काम मिलने लगता है। बहन जी, मैं ऊन की दुकान चलाता हूँ। मेरे पास शहर के बहुत से लोग ऊन खरीदने आते हैं। कई बार वो लोग मेरे से घर के बुने स्वेटर के बारे में पूछते हैं। अगर आप मेरे लिए स्वेटर बुन दिया करो तो मैं आपको अच्छी कीमत दे सकता हूँ। ठीक है भैया जी, आप मुझे बता दो कितने स्वेटर बुनने हैं। 2 छोटे बच्चों के, लेडीज जेंट्स के डिजाइन वाले बनाने हैं। मैं आपको लिस्ट बना दूंगा। मैं लड़के के हाथ माल घर भिजवा दूंगा। सुनीता का स्वेटर बुनने का काम बढ़ जाता है। उसे अब अच्छे पैसे मिलने लगे थे। सुनीता, मैं सोच रहा था तुम गायत्री भाभी की भी मदद ले लिया करो तो तुम्हें सहारा रहेगा। अकेले तुम थक जाती हो, बाकी माल पहुंचाने का काम मैं कर लूंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मोहन भैया के भी तो घर खर्चे हैं, किराया, राशन। बाकी गायत्री भाभी जिस घर में काम करती थी वो घर भी छूट गया है। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। सुनीता गायत्री को भी अपने साथ काम के लिए कह देती है। तुम बहुत अच्छी हो सुनीता, मैं खुद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम अपने साथ मुझे काम दोगी या नहीं। नहीं गायत्री भाभी, ऐसी बात नहीं है। मोहन भैया भी तो हमें शहर विश्वास पर ही लाए थे, और यहाँ हमारे शहर में एक दूसरे के सिवा है ही कौन। इसलिए आप आज से ही मेरे साथ ये काम करना शुरू कर दो, आपका भी घर खर्चा निकल आएगा। उस दिन से गायत्री भी सुनीता के साथ स्वेटर का काम करने लगी। धीरे धीरे सुनीता ने और भी औरतों को इस काम में अपने साथ जोड़ लिया और किराए पर एक दुकान ले ली। सुनीता ने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वेटर का काम इतना बढ़ जाएगा। धीरे धीरे सुनीता का काम बढ़ गया और अब उसे उसी शहर के साथ साथ आसपास के और भी शहरों से स्वेटर बुनने के ऑर्डर मिलने लगे। आखिर बड़े शहर में रहकर एक गरीब ने अपने पैर अपनी मेहनत और हुनर से जमा ही लिए। मोहन, गायत्री भाभी, मैं तो हिम्मत हार गया था, पर सुनीता ने सब कुछ संभाल लिया। आज जमींदार का 1 रुपया भी मैंने कर्जा नहीं देना, सब सुनीता ने उतार दिया। आप सही कह रहे हो शंकर भैया, आज सुनीता भाभी के कारण आपके बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। नहीं तो अकेले मोहन इतना नहीं कमा पाते थे कि हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिखा सके। आज ये सपना भी साकार हो गया। इस बात को सुनकर सुनीता मुस्कुरा देती है। आज उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम पाया था।